हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन। मैं विजेंद्र चौधरी आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी एग्ज़ाम्स में पहले पूछे गए जो प्रश्न है उसका उपयोग, उसको एनालाइज कैसे करें हमारी PSC या किसी भी अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। मैं इस वीडियो में एक एग्ज़ाम्पल 65th BPSC का लेकर आया हूँ। उसका क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं इसमें से। आप चाहे तो इस टेक्निक को, ये टेक्निक यूनिवर्सल टेक्निक है, आप इसे चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करिए, सिर्फ आप इसमें जो पावरफुल टूल सिखाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और 65 BPSC से रिलेटेड हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो पहले ही रिलीज़ किया था। अगर आप उसकी लिंक चाहते तो मैं उसे यहाँ पर ऊपर अटैच कर दूँगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अब ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यहीं अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो पहले आप पेन पेपर पिकअप कीजिए, उसके बाद ही इसे आगे बढ़िए। एक ओपन माइंड से इस नई टेक्निक को सीखिए। इनफैक्ट बहुत सारे टॉपर्स इसे यूज़ करते भी होंगे। अगर आप भी इस तरह से इसे यूज़ करते हैं तो उसे और रिफाइन कीजिए। अगर आपके पास 150 क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर पेपर के, कुछ उससे कम से कम आप 1000 क्वेश्चंस बना सकते हैं। इतनी अच्छी ये टेक्निक है। अब आज मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए मैं पूरे 150 तो डिस्कस नहीं कर सकता, अदरवाइज़ बहुत ही बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो हो जाएगा और सबके काम का नहीं रहेगा। इसीलिए मैं अलग अलग सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस पिकअप करूँगा। 20+ क्वेश्चंस होंगे हमारे इस वीडियो में, और उससे आप देखिए आप कितने 100+ क्वेश्चंस उससे आपको मिलेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो भी एग्ज़ाम पूछने वाला आयोग है, जो भी वो अथॉरिटी है, टेस्टिंग एजेंसी है, उनके माइंड में आखिर होता क्या है, वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे चाहते हैं और आपको अपनी पढ़ाई किस डायरेक्शन में लेकर जानी चाहिए। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ बुक्स की लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें खरीद लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि डिफरेंट सेक्शंस से क्वेश्चन पिकअप किए हैं, ताकि आपको अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक आइडिया हो जाए ओवरऑल। और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताऊंगा, वो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कमेंट में मुझे बताएं। और अगर आपको इसी तरह की कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे उसे बता सकते हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हम रेगुलरली आप लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं। वहाँ पर क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं, स्ट्रैटेजी बताई जाती हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन भी होता है टाइम टू टाइम रेगुलरली, और क्विजेज़ रेगुलर होते हैं। तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। मेंस के लिए, BPSC मेंस के लिए अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उसके लिए एक सुपर 50 टॉपिक वाली एक वीडियो सीरीज़ हम प्लान कर रहे हैं, जल्दी आपके सामने पेश होगी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। 65 BPSC का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप किसी भी PSC का या फिर अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019, बिहार स्कोर्ड हाउ मेनी पॉइंट्स। नीति आयोग के स्वास्थ्य का जो इंडेक्स था उसमें कितना पॉइंट स्कोर किया था, तो इसका उत्तर तो 32.11 था। अब इस तरह के प्रश्न जब आप देखेंगे तो कैसे और क्वेश्चन इससे उठ सकते हैं। तो देखिए, आपको वाटर इंडेक्स, आजकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी हो रहा है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वाटर इंडेक्स से रिलेटेड आपको देखना है कि हिमालयन और नॉन हिमालयन स्टेट्स के 2 इंडेक्स आए थे। अब इसमें हिमालयन जो स्टेट्स के हैं वो अपने उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जो नॉन हिमालयन स्टेट्स वाले वो इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि इसमें कौन था। तो इसमें गुजरात फर्स्ट नंबर पे था, उसके बाद में मध्य प्रदेश था, फिर आंध्र प्रदेश था, AP था। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग होती है वो हर बार आती है, इनफैक्ट क्लीनलीनेस रैंकिंग। तो सबसे ज़्यादा सफाई में, स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा जोर है सभी, आजकल गवर्नमेंट का भी और सभी का। तो स्वच्छता में, क्लीनलीनेस में नंबर 1 कौन सी सिटी थी, नंबर 2, नंबर 1 आपको बता देता हूँ मैं, इंदौर थी ओवरऑल कैटेगरी में। इसमें और भी जो छोटी सिटीज़ का 10 लाख से कम आबादी वाली सिटीज़ कौन सी थी। फिर इसमें आपको ध्यान देना है कि आपके स्टेट में कौन सी सिटी सबसे आगे थी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें कौन सा, तो अभी भी इसके रिसेंटली रिलीज़ हुआ था कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य थे वो इसमें काफ़ी आगे थे। ईज़ ऑफ लिविंग में पुणे सबसे टॉप की सिटी उभर कर आया था, जैसे क्लीनलीनेस में इंदौर आया था। तो आपको ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। स्कूल को एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, तो इसमें केरला, तमिलनाडु,
हरियाणा, ये स्टेट्स टॉप 3 स्टेट्स थे। फिर SDG स्टेट्स इंडेक्स, तो इसमें भी केरला नंबर 1 पे था, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्टेट्स आए थे। इन बिहार कृषि कुंभ मेला 2019 वॉज हेल्ड इन चंपारण, मोतिहारी, राजगीर, गया। तो मोतिहारी इसका सही आंसर था। इससे रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने चाहिए, तो जो भी स्टेट से आप हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कोविड रिलेटेड ऐप लगभग सभी स्टेट्स ने बनाया है या फिर रिलीज़ किया है, इस पर आपको देखना है। किस तरह के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये बिहार से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो। चमकी फीवर से रिलेटेड फैक्ट आपको देखने हैं। फिर बिहार ने यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन रिलीज़ की थी, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स काम आ सकते हैं। और रेगुलर जो ग्रोथ रेट होती है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वगैरह, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, खासकर जिसका इनाग्रेशन चीफ मिनिस्टर या फिर जिससे रिलेटेड चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने अगर कुछ इसके इनाग्रेशन या किसी तरह से जुड़े हों अनाउंसमेंट में, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर हु डिटर्मिन्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कौन डिक्लेयर करता है? तो ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, या आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में भी है। तो आपको इससे रिलेटेड इनफैक्ट इस पर क्वेश्चन बनने की बड़ी संभावना है आगे जो आने वाले 66 BPSC है या दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स है। तो इसमें APMC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जाननी है। शुगर केन पर MSP नहीं होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुगर केन के लिए नहीं होता है, उसके लिए FRP होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किस कमोडिटी पर, जो जितने भी 27-28 कमोडिटीज़ है जिस पे MSP होती है, तो इनमें से किस पे नहीं है। अगर शुगर केन डाल दे तो आपको इस पर ध्यान देना है थोड़ा सा। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से रिलेटेड जो बिल पास हुआ था, अब स्वामीनाथन कमीशन से रिलेटेड पूछे जा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है स्वामीनाथन कमीशन, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा कमीशन बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी एक बिल पास हुआ है, और एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिस्ट में है। इस तरह से आपको जब एक क्वेश्चन देखेंगे, आपके दिमाग में ये सभी अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई के दौरान भी और बाद में जब आप एनालाइज कर रहे हैं उस टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स, इनके अलावा भी और भी अगर आपके पास है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन समझना सीख जाएं। एक बार आपने नेचर ऑफ क्वेश्चन समझना सीख लिया, उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको उसकी नब्ज़ पकड़ना आ जाएगी। और यही मेरा एक आपसे, आपके लिए जो रिक्वेस्ट है या आपके लिए जो मेरी एक होप है, आप ये सीख जाएं बस। चलिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, इसमें कितना मिनिमम अश्योर्ड पेंशन मिलने वाली है 60 साल के बाद में? तो 3,000 इसका सही उत्तर है कि 3,000 रुपये इसमें मिलेंगे। अब इस तरह की बहुत सारी योजनाएं आई थी जो वेलफेयर स्कीम्स थी, जैसे PM किसान योजना, इसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है। अभी अभी इसमें मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है कि वो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा, तो 10,000 रुपये वहाँ के किसानों को मिलेगा। तो इस तरह की जो भी योजनाएँ हैं, घोषणाएँ हैं, उन पर ध्यान दीजिए। PM गरीब कल्याण योजना, जो लॉकडाउन के दौरान कुछ स्पेशल स्कीम्स आई थी, इन सब पे प्रश्न बनने की भारी संभावना है। PM किसान मानधन योजना, इससे रिलेटेड जैसे श्रम योगी मानधन योजना है वैसे किसान मानधन योजना है। तो जो भी इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, जैसे स्ट्रीट वेंडर स्कीम वाली है। PM केयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, तो ये पूछे जाने की संभावना है। तो ये एक नया ट्रस्ट बनाया गया था जो कि PM नेशनल रिलीफ फंड से अलग था। फिर RTI के अंडर ये नहीं आता है, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था जब इसमें RTI मांगी गई थी। आत्मनिर्भर भारत भी डिक्लेयर किया गया था। तो किस तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया का ये एक कॉम्पोनेंट है या अलग है, थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। द सिस्टम अंडर विच द पेजेंट हिमसेल्फ ओन्स द लैंड, यानी जो किसान है वो खुद ही उस जगह का या उस खेत का मालिक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो लैंड रेवेन्यू है, जो लगान है, वो उसे सीधे गवर्नमेंट को यानी सरकार को पे करनी थी। ये कौन सा सिस्टम था ऐसा? ज़मींदारी था? नहीं, ज़मींदारी सिस्टम तो नहीं था। ज़मींदार इसमें ओवरऑल सभी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रियॉटवारी सिस्टम, महलवारी, दहशाला, तो रियॉट इनफैक्ट रैयतवाड़ी इसे हिंदी में बोलते हैं। रियॉट का मतलब होता है खासकर साउथ इंडिया में, डेक्कन में, इसका मतलब होता है फार्मर या पेजेंट। तो इसलिए इसको रियॉटवारी सिस्टम कहा था, जिसमें कि फार्मर से सीधे गवर्नमेंट लगान वसूल करती थी। अब इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है। तो इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इस तरह की जो थ्योरीज थी
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने दी थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने दी थी। किस चीज़ से रिलेटेड थी? इन्होंने एक और चीज़ कंप्यूट की थी, पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम इन्होंने कंप्यूट की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी? तो डलहौजी की थी। और इसमें किस तरह की क्या क्या उसकी फीचर्स क्या थे, इस सब चीज़ आपको जाना। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, तो पोर्चुगीज़ जो गवर्नर थे उनकी एक पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, जिसमें आतंक मचा रखा था बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, किसी भी दूसरे शिप को ये लोग पास नहीं होने देते थे। आई थिंक अल्मेड़ा की ये पॉलिसी थी। फिर सब्सिडियरी अलायंस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये सब इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान देना है जब क्वेश्चन ऐसे ही टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 2017, तो इसका आंसर तो 3% है। बट इस तरह के फैक्ट कहाँ तक याद रखना है, कैसे रखना है, थोड़ा ये कई बार कठिन हो जाता है याद रखना। अब आपसे देखिए सभी क्वेश्चन करने की उम्मीद तो नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी जितना तक हो सके हमें फैक्ट याद रखने ही पड़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, ये भारत की कौन सी रैंक रही है? तो इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट करके 63rd रैंक भारत ने पाई थी। और इसे कौन डिक्लेयर करता है? तो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक बनाती है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ठीक है। ट्रेड वॉर किसके बीच में चल रहा है? तो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। और OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना लीड कर रहा है जिसे, और उसका एक आर्म, उसकी एक ब्रांच हमारे जम्मू कश्मीर के बल्टिस्तान एरिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो इसलिए हमसे रिलेटेड हो जाता है क्योंकि भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया है। इसी वजह से ये हमारी सॉवरेनिटी यानी सामरिकता पर इसका एक प्रश्न चिन्ह लगता है। फिर RCEP बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था लॉकडाउन के पहले। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें भारत ने इसे भी ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशन थे यानी पैसिफिक एरिया के, साउथ ईस्ट एशिया प्लस चाइना और आपका जापान वगैरह, ये सब कंट्रीज इसमें थे और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे भारत इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन भारत ने आखिरी समय पर काफ़ी नेगोशिएशन चली और आखिरी समय पे मना कर दिया कि हमारे हित में नहीं है। नहीं तो बहुत सारे चाइना का इंपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो। फिर भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पार्टनर कौन है? तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग USA में करते हैं। कितना प्रतिशत है वो आप देख लीजिए। इंपोर्ट पार्टनर तो आप जानते ही हैं कि हम लोग परेशान हैं सभी चाइना से। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंपोर्ट चाइना से सबसे ज़्यादा होता है। अंत्योदय प्रोग्राम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो राजस्थान में अंत्योदय प्रोग्राम की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अब इस तरह के प्रोग्राम जो वेलफेयर से रिलेटेड हो, खासकर आपको हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इस सब से रिलेटेड अगर आपको प्रोग्राम्स देखने पढ़ने में मिले तो ध्यान से आप उसके फैक्ट देखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं ये देखिए। यूनिवर्सल PDS, सबसे पहले छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने यूनिवर्सल PDS यानी उन्होंने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन व्यवस्था है, वो सभी के लिए ओपन कर दिया कि BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे ऊपर जो भी हो सभी को PDS से मिल सकता है। मिड डे मील कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी मिड डे मील स्कीम। इस तरह से पूरे भारत में इसे कब एक्सटेंड किया गया? फिर DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चला रहा है। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं वेलफेयर स्कीम से जिनका सीधे जो बेनिफिशियरी है, जिसको लाभ मिल रहा है, उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ी चीज़ें देखनी है। इनफैक्ट अभी एक बड़े से वेस्ट के किसी इंस्टीट्यूशन ने इस पर रिपोर्ट भी निकाली थी कि कैसे इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, कितनी इसमें स्कीम्स है। और कुछ एग्जांपल्स इसके आपको पता ही होंगे, जैसे पहल स्कीम है जो LPG की सीधे सब्सिडी आती है। और उसके अलावा अभी जो आपको मैं बात कर रहा था, किसान मानधन योजना, श्रम मानधन योजना, सभी की डायरेक्ट ही आजकल बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर जैम ट्रिनिटी, तो एक बार इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आया था, जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों की जो त्रिमूर्ति है, इसके थ्रू DBT स्कीम चलाई जाती है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मिनिमम इनकम गारंटी, तो इस पर काफ़ी ज़ोर है। और अभी 2019 के चुनाव में भी मिनिमम इनकम गारंटी जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसे डिक्लेयर किया गया था कि कम से कम इतना मिनिमम डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है वो किया जाएगा, या इनकम सपोर्ट एक तरह से। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी लॉकडाउन के समय काफ़ी लोग इसकी तरफ
पैरवी कर रहे थे कि मिनिमम इनकम गारंटी कुछ शायद भारत में लागू करने का एक समय आ गया और एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान IRDP इसमें शुरू किया गया था। अब इससे रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन किस 5-year प्लान में या पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? LPG रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1991 में हुए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में अगर शुरू हुआ था तो ये 3rd 4th आपको देखना पड़ेगा। बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में, तो ये 4th। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये 1975 में। उस टाइम पे कौन सी 5-year प्लान चल रहा था? इकोनॉमी में इस तरह के प्रश्न बनते हैं 5-year प्लान से काफ़ी सारे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपके 2012 से 17 तक जो प्लान चला था, 11th या 12th आई थिंक, उसमें इसे इंक्लूड किया गया था। तो इस तरह से चीज़ें आपको, फिर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वो चाहे भारत का हो जनसंख्या या फिर किसी भी स्टेट, जिस स्टेट की हो। तो जैसे चाइल्ड सेक्स रेशो, तो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशो 935 है। तो इस तरह के एक प्रश्न, जैसे डेंसिटी कितनी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी क्या थी, ये आपको दोनों का देखना है, इंडिया और आपके स्टेट दोनों का देखना है। तो डेंसिटी, लिटरेसी, पॉपुलेशन क्या थी, ग्रोथ रेट क्या था पॉपुलेशन का, अर्बन रूरल की कितनी पॉपुलेशन थी परसेंटेज में, खासकर परसेंटेज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सीधे फिगर अगर ना पूछें, परसेंटेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक और चीज़, और भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है, किस स्टेट में, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में, सेक्स रेशो आपको देखना है, चाइल्ड सेक्स रेशो भी और एडल्ट सेक्स रेशो दोनों ही। फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कुछ उसमें डेटा हो तो, जैसे अभी रिसेंटली एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे का जो डेटा आया था 6.1%, जो कि 45 ईयर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अभी, यानी बेरोजगारी की दर सबसे हाई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री? तो पार्लियामेंट्री यानी संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है, उसमें कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो इसमें लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नो, ये तो होता ही नहीं है। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, नहीं, इसका उल्टा होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, नहीं, ये भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, नहीं, इसमें इसलिए नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव, इस तरह का इसमें आंसर आएगा। तो अब आपको पॉलिटी में क्या चीज़ें देखनी है? तो प्रेसिडेंट वो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों एक पार्ट है। इलेक्शन उसका किस तरह से होता है, उसका इम्पीचमेंट यानी महाभियोग और चुनाव प्रक्रिया, इसमें देखना है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता है। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। लोकसभा, राज्यसभा की कंपैरेटिव पावर्स क्या क्या होती हैं, क्या चीज़ें लोकसभा को स्पेशल दी हुई हैं, राज्यसभा को क्या स्पेशल शक्तियाँ दी हैं, स्पीकर, फिर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मनी बिल, तो इन सब से रिलेटेड ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल में आता है। स्पीकर को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से। पार्लियामेंट की कमिटीज़ कौन कौन सी हैं, गवर्नर, LG, तो देखिए LG, ये जो JNK का भी LG को चेंज भी किया गया था, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में, और कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो रिसेंटली चेंज हुए हैं या फिर जो स्टेट या जो चर्चा में रहा हो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पॉलिटी को इस तरह से देखना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो पोस्टमार्टम ऐसी कौन सी संवैधानिक रेमेडी है? प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्चरी या को वारंटो, तो सर्चरी इसका सही आंसर है। अब इससे रिलेटेड पोस्टमार्टम मतलब बाद में, होने के बाद, तो जब ऑलरेडी किसी लोअर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है या फिर वो इसे उस पर सुनवाई शुरू कर देती है, तब एक हायर कोर्ट बोलती है कि नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप हमें इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इसीलिए पोस्टमार्टम है, पहले हो गए। अब रिट्स, तो आर्टिकल 32 में रिट्स जितनी भी होती हैं वो आपको ध्यान देनी है, सब रिट्स से ही क्वेश्चन उठाया गया। फिर लेटेस्ट अगर जजमेंट कुछ रिट से रिलेटेड आया हो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ आया हो, या फिर जो भी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से, किस आर्टिकल के थ्रू से पावर दी हुई है, हाई कोर्ट को कैसे दी हुई है? तो आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए। फिर नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो अभी 3 जजेस और बढ़ गए थे, 34 हो गया है, 1 + 33, तो एक चीफ जस्टिस, और तो अभी हाईएस्ट एवर स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो कैसे कॉलेजियम सिस्टम है। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे चलाया जाता है, वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो आज तक कभी नहीं हुआ है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रशांत भूषण का केस अभी काफ़ी चर्चा में था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उन्हें 1 रुपये की पेनल्टी दी गई थी, उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस तरह की आपको पॉलिटी भी पढ़े तो ये रूखा सब्जेक्ट नहीं है, आपको देखना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। फिर कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, तो कोरल रीफ कहाँ पर, जो प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। कई बार ना हम लोग ये जो नॉट फाउंड, नॉट ओनली, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कई बार आते हुए भी इन्हें गलत कर देते हैं। तो इससे आप चाहें तो मार्क कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में, या कुछ ना कुछ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो गल्फ ऑफ कैम्बे जो होता है वहाँ पर इसे ये नहीं पाया जाता है, यानी खंबात की खाड़ी। देखो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के आसपास वहाँ होता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी होता है ये, लक्षद्वीप और मायोनिक आइलैंड में। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है। वॉल्केनिक आइलैंड कहाँ पर, तो ये यूनिक चीज़ है। वॉल्केनिक आइलैंड अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, लद्दाख में है, लद्दाख को अभी अलग यूनियन टेरिटरी भी बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुम्बी वैली से रिलेटेड प्रश्न, अगर इंडिया चाइना का कुछ टेंशन चल रहा है, पाकिस्तान के साथ कुछ इशू चल रहा है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, जैसे काला पानी जो इशू है ये नेपाल के साथ चल रहा है। काला पानी एरिया को नेपाल ने अपने ऑफिशियल मैप में नेपाल की टेरिटरी बताया। अभी नेपाल के साथ काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, हमारे चाइना के साथ तो चल ही रहे हैं, नेपाल के साथ भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। रिवर आइलैंड कौन सा है, तो लोकटक लेक है जो मणिपुर में, और इस तरह से यूनिक चीज़ें थोड़ा सा ज्योग्राफी में ध्यान देनी है। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा घने जंगल, वो भी पतझड़ वाले डेसिडुअस, वो कहाँ पर है। तो इसका सही प्रश्न है, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा अगर वन पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखना है। लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन किस स्टेट की है, तो हर स्टेट की कुछ खासियत है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्टलाइन है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किस कंट्री के साथ में हमारी है, तो ना वो पाकिस्तान है ना चाइना है, वो बांग्लादेश है। फिर बांग्लादेश के साथ में भी वेस्ट बंगाल की बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन है। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी 3 देशों के साथ उसकी बाउंड्री चलती है, तो वो है अपना सिक्किम। आप ये सब जानते ही होंगे, आई थिंक ये ईजी है क्वेश्चन है सर। टचिंग मैक्सिमम नंबर, अब कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज़्यादा स्टेट्स से बॉर्डर टच होती है, तो उत्तर प्रदेश है, 6 या 7 स्टेट्स कुछ हैं, देख लीजिए आप। सबसे ज़्यादा अर्बन और रूरल पॉपुलेशन किन स्टेट्स में है, परसेंटेज वाइज भी, और ऐसे भी जैसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट में। टाइगर स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में भी रिसेंटली सबसे ज़्यादा टाइगर 526, शायद नंबर भी पूछ लें, टाइगर्स पाए गए थे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल, तो सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स हैं वो कौन से दिल्ली के सुल्तान ने बनाई थी। कैनाल्स आपको, आप जानते होंगे, नहर। तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक को बहुत एक ग्रेट बिल्डर भी कहा जाता है। इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, ये लोगों ने ये काम नहीं किया था। अब ऐसे जब प्रश्न आते हैं इस पे, मेडिवल हिस्ट्री पे, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन भी है, इसीलिए बहुत प्रश्न भी आते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से छटनी करके पढ़ना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान, जैसे जो मराठा स्टेट का शिवाजी ने डिक्लेयर किया था, अष्टप्रधान क्या क्या थे, कौन से उसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी। मनसबदारी अकबर ने किया था। इक्ता जो हो गया इल्तुतमिश ने किया था। इन सभी जो राजा या सुल्तान रहे हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ एक खासियत है, कुछ खास स्टेप्स इन्होंने लिए थे, रिफॉर्म किए थे या कुछ अलग नई सिस्टम लाए थे, उस पर थोड़ा, जैसे पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो ये बलबन ने शुरुआत की थी। मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, जिसमें चेहरा और दाग प्रणाली थी, तो इसमें ब्रांडिंग करते थे, हॉर्स जो होते थे उनको इंपीरियल ब्रांड उन पे लगा दिया जाता था, मतलब उन पे कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार है या जो सुल्तान है, उसके सेना के ये हॉर्स हैं। चेहरा मतलब कि सभी सोल्जर्स है, सिपाहियों को उनको डिस्क्रिप्शन रोल दिया जाता था, मतलब आपका ये रोल है। फिर तैमूर ने जब अटैक किया था, तो ये कौन सी डायनेस्टी तब रूल कर रही थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की डायनेस्टी, नसीरुद्दीन तुगलक उस टाइम पे रूल कर रहे थे। दहसाला, जब्ती, टोडरमल ने जो शुरुआत की थी। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है। दिल्ली डायनेस्टी में सबसे कम समय तक किसने राज किया था, तो खिलजियों ने सबसे कम समय तक राज किया था। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो इस तरफ लिखाई गई थी, ये थी खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान उस एरिया में इसे प्रयोग किया गया था। तो एंशिएंट इंडिया में खरोष्टी किसने यूज़ की थी, ये अशोक के जो एडिक्ट्स थे, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, उन सब में इन्हें यूज़ किया गया था।
तो उस टाइम पे महायान, बुद्धि, हीनयान, ये कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में अलग हुआ था। फिर सार्थवा, सीताध्यक्ष, कंटन शोधक, ये सभी मेंशन किए गए हैं अर्थशास्त्र में या दूसरे अशोकन जो स्क्रिप्ट है उसमें, जो है अशोकन एडिक्ट्स हैं उसमें। तो कुछ रॉक एडिक्ट है, यानी यानी शैल पर, स्तंभ पर, तो जो भी इस तरह के स्पेशल टर्मिनोलॉजी है उस पर ध्यान देना कि उसका मतलब क्या है। ये सब, ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें कई सारे एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछी गई हैं। तो मैं आपको ओवरऑल सभी एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस लेके बता रहा हूँ। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, ये सब किताबें किसने लिखी थी, किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो हल्का हल्का मैं बताया तो जल्दी जल्दी। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त से रिलेटेड थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, वो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन और चंद्रगुप्त से रिलेटेड थी। इंडिका, ये भी मौर्यन से रिलेटेड थी, इसे मेगास्थनीज ने लिखा था, जो कि ग्रीक का एक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मेगास्थनीज कौन था? हुएनसांग। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट यात्री आए थे भारत में, तो कौन कहाँ से आया था, उन्होंने क्या लिखा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बुद्धा की लाइफ के इवेंट और प्लेस, मतलब जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ, या उन्हें बोध गया में क्या मिला, और उन सब के रिलेटेड सिंबल क्या है। अशोकन पिलर्स, किस पिलर में उन्हें अशोक का नाम हमें दिखाई देता है कि अशोक ने अपना नाम ज़्यादातर जगह कहीं पियदस्सी लिखा था, तो कहाँ पर था। फिर जिसके बाद में अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, बुद्धिज़्म अपना लिया था, वो कौन से स्तंभ में ऐसा लिखा गया है। केव्स कौन से बने थे उस टाइम पे, जैसे लोम ऋषि के केव्स वगैरह आपने सुना होगा ये सब चीज़ें। स्तूपा कौन सा है, तो सांची स्तूपा है, अमरावती है। फिर विहार, चैत्य क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जानना है। तो अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स से, समर ओलंपिक्स गेम्स विल बी हेल्ड इन विच सिटी 2020 के। तो टोक्यो इसका सही आंसर है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, जैसे ग्रैंड स्लैम जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, कौन सा कहाँ पर होता है। 4 ग्रैंड स्लैम है। अब कई बार किस कॉन्टिनेंट में कौन सा होता है, किस देश में होता है, ये देखना है। यूरोप में 2 होते हैं, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में एक होता है। इनके विनर्स कौन कौन हैं। तो क्रिकेट और हॉकी के वर्ल्ड कप, इनसे रिलेटेड अगर रिसेंटली हुआ हो तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ पर उसका फाइनल हुआ था, कौन जीता था। और इंटरनेशनल इवेंट्स, अगर भारत में कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स के, उस पर बहुत ही ध्यान से आपको उसे याद करना है। एशियाड और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड, तो भारत की तरफ से किसने अच्छा प्रदर्शन किया था या मेडल्स जीते थे, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना, या कुछ रिकॉर्ड बने थे। फिर खेल रत्न अगर किसी को मिला हो, अर्जुन अवार्ड, खासकर जिस स्टेट से आप थे वहाँ के कुछ स्टेट प्लेयर्स को अगर अर्जुन अवार्ड मिला हो, स्पेशल आपको सर्च करके ये चीज़ें लिखनी होंगी, तब जाके ये हो पाएगा। आफ्टर थेरेसा मे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द लास्ट 7 इन द कॉन्टेस्ट आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग इन द कंजर्वेटिव पार्टी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो थेरेसा मे के अलावा जो कॉन्टेस्ट में कंजर्वेटिव पार्टी के जो लास्ट 7 कंटेस्टेंट थे, उनमें से कौन नहीं था। थोड़ा मैं मानता हूँ काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपसे ना बने, लेकिन कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे ये बोरिस जॉनसन, ये अपोजिशन पार्टी में थे या किस पार्टी में थे, ये तो बाद में प्रधानमंत्री बने, तो आपको इससे एलिमिनेट करके अगर 1-2 भी आपने एलिमिनेट कर लिया तो आप बहुत ही पास पहुंच जाएंगे। वैसे इसका सही आंसर मार्क हार्पर है। तो अभी देखिए इंटरनेशनल क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है इंटरनेशनल इवेंट में। जैसे यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ट्रंप के अगेंस्ट में जो बाइडेन खड़े हुए हैं, और वो किस पार्टी से हैं, तो ट्रंप रिपब्लिकन से हैं, वो डेमोक्रेट्स हैं। इस तरह से अभी ये जब हो जाएगा इलेक्शन, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कितने प्रतिशत वोट मिले, यहाँ तक भी पूछ लेते हैं इसमें। अब कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप एक बार ध्यान दीजिए, देखिए उसे, अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है। यूएस ईरान की कुछ अगर डील हुई हो, यूएस से रिलेटेड अगर उन्होंने जैसे नॉर्थ कोरिया से कुछ डील की है, ईरान से की है, चाइना से उनका ट्रेड वॉर है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, यूएस से रिलेटेड और चाइना से रिलेटेड चीज़ें। फिर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, अभी जैसे मैंने आपको बताया मेजर जो पार्टीज़ हैं। अब कौन से जो मेजर नेशंस हैं उनके लीडर्स कौन कौन है, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, चाइना, रशिया। ब्रिक्स नेशन कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन लीडर्स हैं, बिम्स्टेक। फिर कुछ लीडर्स जो हैं जो इंडिया में गेस्ट थे, 26 जनवरी पे हम लोग दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाते हैं, तो इन सब के नामों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये बहुत पूछने की प्रबल संभावना है, कुछ भी कहीं से भी उठा के प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर कुछ ना कुछ उसके पीछे एक लॉजिक होता है। फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पैराग्वे टू विच द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए जैसे वाइस प्रेसिडेंट ने
इसको विजिट किया था। अगर वो ये ना भी लिखते, सिर्फ पूछते व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पराग्वे, तो हम सोचते कि क्यों ऐसा प्रश्न पूछा गया है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सभी याद रखने के। लेकिन वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की विजिट थी, तो एसेंशियन इसका सही आंसर है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है ये। अब पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की विजिट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है कहाँ पर है। एक चीज़ ये है कि अभी कोरोना और लॉकडाउन के कारण ज़्यादा विजिट्स हुई नहीं है, तो कहीं अगर ऑनलाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट किया हो, जैसे यूएन की अभी ऑनलाइन हुई थी मीटिंग, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा देखना है। जो भी दूसरे हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने इंडिया को विजिट किया, यूएन की असेंबली में क्या हुआ हो, तो अभी जो चेंजेस हुए, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत की दाखिला हुआ हो या फिर हमारा टर्म पूरा हो गया हो, जो टेम्प्रेरी सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इंटरनेशनल डेज जो इंपॉर्टेंट है खासकर जो भारत से संबंधित है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को आता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसे डिक्लेयर किया। फिर इंटरनेशनल पीस डे जो कि आज ही है 2 अक्टूबर। इस तरह की चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी है। पॉपुलेशन डे, अर्थ डे, ओजोन डे, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर काफ़ी खास ध्यान देना है आपको, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नेवर ग्रांटेड, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस स्टेट को कभी नहीं मिला था, तो बिहार ने कई बार ये मांग की है लेकिन उसे कभी ये प्रदान नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया क्योंकि ये चर्चा में था। अभी आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा जब सेपरेट हुआ था तो काफ़ी चल रहा था। फिर हाउ मनी, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं, तो ये लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। फिर विच स्टेट प्रपोज नेम चेंज, तो किस स्टेट ने, जैसे वेस्ट बंगाल ने अपना नाम बदलने की एक सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये यूनियन टेरिटरी अभी बनी है, कौन से नंबर की हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इवेंट अभी अभी हुए हैं। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस स्टेट ने मना कर दिया है, तो तमिलनाडु ने कहा है कि हम ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं करेंगे, हमसे इस एजुकेशन पॉलिसी में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट। फिर एड्स इज कॉज्ड बाय, तो ये वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक HIV वायरस की वजह से होता है। इससे रिलेटेड अभी कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वायरस से रिलेटेड प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो वुहान से स्टार्ट हुआ था। कौन से ऑर्गन को, खासकर लंग को ज़्यादा डैमेज करता है। फिर बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, और प्रोटोजोआ से। तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को ये आसान होगा कि ट्रिक्स से ये सभी डिजीज़ यानी सभी बीमारियों के नाम याद हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक हैं, उससे आप इजीली याद रख सकते हैं। फिर इंडिया हाउस, लंदन में जो इंडिया हाउस था उसके फाउंडर कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा उसके फाउंडर थे। तो इस मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड गदर पार्टी, खासकर जो भारत के बाहर की अपने जो भी इवेंट्स हुए हैं या फिर जो मूवमेंट चले हैं उन पे ध्यान देना है। तो गदर पार्टी किसने, तो लाला हरदयाल ने शुरू की थी। कहाँ पे की थी, सैन फ्रांसिस्को में, अनुशीलन समिति। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड CDM, NCM जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको 100 साल हुए हैं। 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, आई थिंक अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी 100 साल हो गए। क्विट इंडिया मूवमेंट और आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को भी अभी कितने 75 साल हो गए। तो इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा इस पर फैक्ट ध्यान देना। IAN है, इसका म्यूजियम रेड फोर्ट में 75 साल पूरे हुए थे। मैं रेड फोर्ट यानी लाल किले में इसका म्यूजियम बनाया गया था। मैडम बीगाजी कामा जो जर्मनी में थी, जिन्होंने पहली मतलब पहली बार किसी ने भारत के बाहर भारत का झंडा फहराया था। सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले, हम सभी जानते हैं। तो इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं, तो जस्टिस पार्टी किसने की थी, हरिजन सेवक संघ, डिप्रेस क्लास सोसाइटी BR अम्बेडकर की, प्रार्थना समाज जो आत्माराम पांडुरंग का, ब्रह्म समाज ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है, बताने की ज़रूरत नहीं है, अलीगढ़ मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, वहाबी, देवबंद मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट थोड़ा ध्यान से हमें देखने की ज़रूरत है, इससे प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो आज मैंने कुछ 20-22 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए और काफ़ी सारी आपको हिंट मिली होगी आखिर पढ़ना कैसे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें एनालाइज किस तरह से करना है, ताकि हम उससे जो आउटपुट मिला है उसे अपनी तैयारी में यूज़ कर सकें और सही डायरेक्शन में। देखिए, आप मेहनत चाहे जितनी कर लें, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत होगी तो फिर आपको सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए सही डायरेक्शन, सही स्ट्रैटेजी पे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि आपको अपनी सही स्ट्रैटेजी बनानी है और फिर उसे लेकर आगे बढ़ना है। आपने जो भी अपने लिए डिसाइड किया हो, एक बार उसे अच्छे से सोचिए और फिर पीछे मुड़ के ना देखिए।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। आप अपने थॉट्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, और आपकी कुछ और रिक्वेस्ट हो तो उसे भी शेयर कीजिए। आपको कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ इसमें, और आपको और भी अगर ज़रूरत हो तो बताइए आप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। सी यू नेक्स्ट टाइम।